हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में कहीं बात कर रहे थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो सर्विस रिलेटेड मैटर, मान लिया आपका प्रमोशन में देरी हो रहा है, या आपकी सीनियरिटी आपके बैच में जूनियर कर दी गई, या आपके जूनियर बैच के आदमी को आपके ऊपर डाल दिया गया, या आपका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, या प्रमोशनल जोन में आपका नाम न डाला गया। बात समझे ना? इस तरह की समस्याएं जब होंगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप बोलेंगे कोर्ट में, तो नहीं, सरकार बोलती है कि पहले सर्विस रिलेटेड मैटर के लिए, किसके लिए? सर्विस रिलेटेड मैटर के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप कहाँ जाएंगे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे। समझ गए? तो CAT में जाएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। वहाँ पर क्या होते हैं? जजेज होते हैं। वो जजेज नॉर्मली सीजन्ड लीगल जानकार गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद रखा जाता है, क्योंकि वो पूरा सर्विस मैटर को जानते रहते हैं, तो उनका लीगल बैकग्राउंड भी होता है। और कैट में जो चेयरमैन होंगे वो, उनके साथ जो है कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। जैसे एक कैट में 3 मेंबर होंगे तो तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे, तो बहुमत का डिसीजन होगा। कभी कभी क्या होता है कि अब कैट से नहीं हुआ, अब मैटर पूरे ऑल ओवर इंडिया का सीनियरिटी को प्रभावित करने वाली है, तब कहाँ जाएंगे? जो कि आप मान लिया कि ऐसी सर्विस में हैं, सपोज किया कि आपको मिल गया है एलाइड सर्विस में डिफेंस अकाउंट सर्विस, वेरी पावरफुल पोस्ट। डिफेंस अकाउंट सर्विस भी बहुत पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि क्या होगा कि डिफेंस यहाँ पर एक ऑफिस है पटना में, CDA ऑफिस कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को समझ लीजिए कि आप जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो जितने भी ब्रिगेड हैं बिहार में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरा आसाम उसाम सभी जितने ब्रिगेड है आर्मी के, वो सब ब्रिगेड का अकाउंटिंग आपके पास है। सबका फंड का आप रिसोर्स देते हो, सबका आप सुपरविजन करने जा सकते हो, सबका टेंडर का प्रोसेस, करोड़ों करोड़ का उसमें टेंडर होता है। तो आर्मी से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे बेटा का एयरपोर्ट वगैरह, सबका कंट्रोलर कहाँ है? पैसा का कंट्रोलर कौन बैठा है? IAS का एलाइड सर्विस पोस्ट है, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। लेकिन कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का जो, जिसको इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस कहते हैं, इसकी सर्विस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। और आप UPSC का IAS का एग्जाम लिख के आप उस पोस्ट पे गए हो, और आपकी सीनियरिटी जो है, देखा गया कि जो कोई पोस्टेड है मद्रास में, उसको प्रमोशन दे दिएगा, मेरा प्रमोशन रोक लिया गया, तो ऑल इंडिया सीनियरिटी अफेक्टेड हो रहा है ना। तो आप कहाँ जाएंगे? आप कैट में जाएंगे। कैट के बाद कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल बेंच कैट, वो कहाँ है? दिल्ली में। समझ गए ना? तो ये भी एक जुडिशियरी का हम लोग पढ़े हैं, कोर्ट्स में पढ़े थे ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के टाइम में भी पढ़े हैं, इसीलिए हम इसको अलग से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। अब वहाँ तो आपको छोटा मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करके हम बता रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल जो है, इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या बॉडी है? क्रिएट टू सेटल स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव। मान ली इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, आप टैक्स देने वाले आदमी हैं और आपका टैक्स ज़्यादा काट लिया और पैसा वापस आ नहीं रहा है, आपने अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला, नहीं कर रहा है, तो इसके विरुद्ध कहाँ जाइएगा? हर चीज़ के लिए कोर्ट में तो नहीं जाइएगा, ट्रिब्यूनल में चले जाइए। तो टैक्स ट्रिब्यूनल। लेबर ट्रिब्यूनल, अगर आप लेबर हैं और आपका EPF SIC का पैसा कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा आपका एम्प्लॉयर, तो आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर बदमाशी कर रहा है, तो कहाँ जाएगा? लेबर ट्रिब्यूनल में आएगा। सर्विस, इन्वायरमेंट के बारे में ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पीछे भी पढ़ा था कि कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल। ये सब इलेक्शन का ट्रिब्यूनल भी होता है। तो ये सब ट्रिब्यूनल बनाया गया है क्योंकि जुडिशियरी का लोड कम हो और ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक ढंग से उस चीज़ों को सॉल्व कर सके, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं ना। अब NGT में अब ऐसे नॉर्मल जज बैठेंगे, NGT में जो जज बैठेगा वो इन्वायरमेंटल साइंस का नॉलेज वाला आदमी बैठेगा, है ना। वहाँ जो वकील होगा वो भी इन्वायरमेंट का पूरा पॉलिसी समझ के बैठा रहेगा।
ट्रिब्यूनल्स वर क्रिएटेड मेनली टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। नहीं, ट्रिब्यूनल क्यों बनाए? ताकि रेगुलर कोर्ट का बर्डन कम हो जाए। एंड प्रोवाइड क्विकर स्पेशलाइज्ड जस्टिस, स्पेशलाइज्ड वर्क है। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिब्यूनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि वहां हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो की बात कर रहे थे, और ये ट्रिब्यूनल अलग था। दे वेर एडेड मेनली थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्ट 14A of the constitution. Part 14A contains article 323A and 323B. ये याद रख लीजिएगा, 323A and 323B. The official constitution text also lists article 323A for administrative tribunals, 323B for tribunals on other matters. Meaning of tribunal, tribunal है क्या? A special adjudicating body. Adjudicating का वर्ड का मतलब क्या होता है? पंचायत। एडजुडिकेट मतलब आपकी बात भी सुनेंगे, सरकार की बात भी सुनेंगे, अब बीच में हम डिसीजन देंगे जो बाइंडिंग होगा। गांव में पंचायत होता है ना, तो बोलता है ना नॉर्मल पंचायती नहीं होगा, एडजुडिकेटिंग करेंगे हम। वो एडजुकेटिंग वर्ड नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? बॉन्ड भरेंगे। क्या बोलता है? बॉन्ड भरेंगे। पैसा रखो, तुम भी पैसा रखो, उस पार्टी भी पैसा रखेंगे, और जो नहीं मानेगा उसका पैसा जो है जब्त हो जाएगा, वो चला जाएगा समाज के काम में। किया जाता है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजुडिकेटिंग। समझ गए? मतलब कि करना है, मानना होगा, जस्टिस को मानना होगा। दैट परफॉर्म जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, सेटलिंग डिस्प्यूट्स, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, डिसाइडिंग सर्विस टैक्स, लेबर एनवायरमेंटल मैटर्स पहले भी बताया गया है। हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के पिक्चर इमेज क्रिएट करवा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग नहीं होता कि लिखा हुआ है आगे बढ़ गए। 8वां 9वां क्लास में, क्योंकि आजकल पढ़ाई का ढंग बहुत खराब हो गया है, टीचर क्या करते हैं, चैप्टर तो पढ़ाना नहीं है लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन लिखवा देना है, फेयर करवा लेना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। यही आप लोग की आदत हो गई है, जिस कारण एग्जाम नहीं निकलता है। क्योंकि किताब आपको पेज वर्ड बाय वर्ड पिक्चर इमेज के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा है। आजकल बच्चों को खड़ा कर दीजिए 8वां क्लास में, रीडिंग डालने को बोलिए तो लगता है कि जिंदगी में बच्चा किताब ही नहीं पढ़ा है। वो रीडिंग ऐसे डालेगा, लगेगा कि वो इसका तो गया, पढ़ा ही नहीं है, किताब पढ़ता ही नहीं है। समझ गए? सब 90% बच्चों का प्रॉब्लम है। और इसी लेवल से जब बच्चा आगे बढ़ेगा, जब रीडिंग ही नहीं किया है, नॉर्मल रीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो फिर इससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो एग्जाम निकाल पाएगा? ट्रिब्यूनल्स आर यूजुअली क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक लॉज। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है भाई? 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, 323B ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये क्या है? डील्स विद ट्रिब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। हम आपको बताए थे यूपीएससी करेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस से रिलेटेड मैटर होगा, कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल में। कंडीशन ऑफ सर्विस, वहां जाएंगे। कहाँ पर? यूनियन गवर्नमेंट का ट्रिब्यूनल होता है, कैट हम बोले, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज का ट्रिब्यूनल, इलेक्शन का प्रॉब्लम हुआ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पढ़े हैं हम लोग, पहले भी पढ़े हैं थोड़ा सा। पब्लिक कॉरपोरेशन, उनका भी ट्रिब्यूनल होता है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर 323A। 323B के अंतर्गत ये सब आता है, टैक्सेशन का, लैंड रिफॉर्म्स का। मान लीजिए कि लैंड का आपका जमीन NHAI ने ले लिया रोड बनाने में, अब जमीन से रिलेटेड मुआवजा भू अर्जन अधिकारी देने में कमी कर रहा है, तो आप उसका अपील करेंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? एक ट्रिब्यूनल बना होगा, कमिश्नरी में बना होगा, वहां जाएंगे। तो इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फूड स्टॉप्स, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। 323 और 223B में आपका क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है, तो ये आपको देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, जो मैं कैट की बात कर रहा, कैट है ना यहाँ पर जो हम बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? कैट होगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? सैट होगा। और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी एक होता है। तो ये पार्लियामेंट से 323A के अंतर्गत बनाया गया। अब एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट होगा उसका एडजुडिकेशन के लिए, रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस, ये हम समझा दिए आपको।
सर्विस एंड पोस्ट कनेक्टेड विथ यूनियन, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट कंट्रोल, कॉर्पोरेशन, सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी जो पोस्ट दिए जाते हैं वो भी ट्रिब्यूनल में जाता है ना, वो नॉर्मली सैट में जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली स्टेट बनाती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हमने समझाया है, सर्विस मीटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, 1985, कैट, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस है, नहीं ये 3 सर्विस ऑल इंडिया है। और इसके अलावा बाकी सर्विस क्या होता है, सेंट्रल सर्विस है, जो ग्रुप एफ सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, लाइक दैट। ओके, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस, कस्टम, ये भी आईआरएस कहते हैं। सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज, ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, सिविलियन एम्प्लॉय इन डिफेंस सर्विस, लाइक डिफेंस अकाउंट अभी हम बोले ना, वो सिविलियन एम्प्लॉय है डिफेंस सर्विस में। एक होता है डिफेंस स्टेट ऑफिसर, जो हम आपको बता रहे थे कल, नहीं डिफेंस स्टेट ऑफिसर, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, ये भी एलाइड पोस्ट है। कैंटोनमेंट का पूरा इंचार्ज, पूरी संपदा का इंचार्ज वो रहता है, उसका मैनेजमेंट करता है। तो ये सभी जो है ये भी आपको कैट में जाएंगे। जो एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लिया कोई पब्लिक सेक्टर में दे दिया, उसमें उसकी पोस्टिंग हो गई। जैसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया कांडला में, कांडला में सरकार के एम्प्लॉय को वहाँ पर प्लेस कर दिया, अब वहाँ भी कोई कंडीशन होगा तो वहाँ भी कैट में ही जाएगा। पर्सन नॉट कवर्ड अंडर द कैट, आर्मी वाले नहीं आएंगे, आर्मी वालों का अलग ट्रिब्यूनल होगा, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल कहते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, एएफटी। कोर्ट के आदमी नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के स्टाफ इसमें कवर नहीं होते हैं, पार्लियामेंट का सेक्रेटरीट स्टाफ कवर नहीं होते हैं। ये जो है आपका देयर 19 रेगुलर बेंचेज हैं और सर्किट बेंचेज है। कंपोजिशन, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, बोले ना 3 मेंबर की कमेटी होती है जो डिसाइड करता है। तो टोटल स्ट्रेंथ लंदन लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा इसको। अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटेड तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो भी हो प्रेसिडेंट का प्लेजर से ही होता है। टेन्योर जो है ये आपको देख लीजिए, पावर्स ऑफ गैट, सिमिलर वे में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा, सेम वे में। ये आपका कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूनल का बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल, कस्टम एक्साइज का ट्रिब्यूनल, ये सब टैक्स रिलेटेड मैटर हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब आर्म फोर्स का ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल्स ऑफ अदर मैटर्स अंडर 323B, तो ये तो हमने पढ़ा ही दिया आपको। तो हमें लगता है कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए थी वो आपको दे दिया गया है। आप इसका एक जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी उसी से रिलेटेड है जो हम पहले स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इट इज कमिंग अंडर दिस सेक्शन ओनली। तो ये और ट्रिब्यूनल्स, ये सबको मिला के 3-4 चैप्टर हो जाते हैं, जिससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आने का उम्मीद बनता है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंपोजिशन जुरिसडिक्शन पावर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आपको ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको मुजबानी लिखिएगा। जब ये लिखिएगा तो उस समय किताब मत खोल के लिखिएगा, आप फेयर नहीं कर रहे हैं, फेयर तो किताब लिख दिया, मुजबानी लिखिएगा। ये गलती हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं गलती, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि क्वेश्चन का आंसर किताब में से निकालो, और इस कारण लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है। और हम जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं अब आंसर किताब तो पढ़ लिए तुम, अब किताब खोलना नहीं है, तुम क्वेश्चन लिख लो, आंसर खुद से लिखो मेमोरी से, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को यूपीएससी का रास्ता बना देते हैं। हम बोलते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं कि हम स्कूल के साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि स्कूल से ही हम आईएएस बना देंगे। कैसे बनाएंगे, पहले उसको बुक रीडिंग सिखाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, 6ठी क्लास के बच्चों को बुक खोल के पढ़ाएंगे। आपको मैं क्या कर रहा हूं, बुक खोल के पढ़ा रहा हूं। तो मैं पहले क्या करूंगा, बुक खोल के पढ़ाऊंगा। अगर मान ले मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो बच्चों को क्या करना, बुक खोलो,
अब मेरे माइंड में बुक है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा बुक का लाइन, बच्चा बोलेगा सर को तो बुक ही याद है, तो उतना पेज तो हम याद करके रख सकते, चूंकि मुझे क्या करनी है, वही हिंदी तो हर साल पढ़ानी है, तो याद नहीं कर लेंगे किताब ही याद कर लेंगे। हमको पता है कुछ पेज पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत आसान काम है, एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं हर क्लास में। तो हम बच्चों को बोले किताब खोलो, और हम बुक खोल रहे हैं, अब बोर्ड पे हम लिखते जा रहे हैं, चलो ये बुक का, ये पेज का, ये वर्ड का मीनिंग होता है। बच्चा बुक पढ़ना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? जहां देखेंगे बदमाश बच्चा वो थोड़ा सा हिल डुल रहा है, बोला खड़ा हो जाओ, अगला लाइन पढ़ो, तो बोला इसका मीनिंग समझाओ, फिर हम उसको समझाएंगे, तब वो तो शांत हो जाएगा, तो क्लास डिसिप्लिन में रहेगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम बुक पढ़ा रहे हैं। अब बाद में क्या बोलेंगे, कब इस पेज से 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, कल होकर टेस्ट लेंगे इसका, तुम घर में से लिख के जहां से भी कॉपी करके लाना, लेकिन यहां पर तुम्हारा टेस्ट लेंगे तो तुम अपना लिखना। तो बच्चा अपने लैंग्वेज में लिखना सीख जाएगा। बस हो गया मेरा आईएएस की तैयारी 6ठा क्लास से। खाली हमने थोड़ा सा क्या किया, टेक्निक बदला पढ़ाने का, बुक पढ़ाना सिखा दिया, एक्सरसाइज करना सिखा दिया, बोले कि चलो 5वां एक्सरसाइज बनाओ भाई। हमें तो याद है ना कि कौन पेज में क्या है, मुझे तो बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है। बच्चों को उसको रखना, बुक लेके आओ, अब बुक बैठ के पढ़ो। क्या किताब का रिवीजन हो जाएगा 3 बार में 1 साल में? अगर 6ठा का रिवीजन 1 साल में 3 बार हो जाए तो बच्चा को 6ठा तो पूरा याद रहेगा ना उसको। किसी बच्चों को बोलेंगे बुक रीडिंग मुजबानी करो, चलो साहब ये कहानी है तुम्हारे क्लास का, वो तुम खुद बोलो, क्लास में खड़ा हो जाओ और पूरा कहानी सुनाओ उसी लैंग्वेज में जैसे बुक में दिया हो। धीरे धीरे लड़का वो अपने आप आ जाएगा, ही विल कम अप। समझ रहे हो ना? यही तरीका है पढ़ाने का, जिस तरीका को अभी मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने खराब कर दिया। बुक रीडिंग खत्म, एकदम आंसर लिखा दिया जाता है, वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बच्चों का नेचुरल ग्रोथ नहीं होता है। अगर नेचुरल ग्रोथ 6th क्लास से 10th क्लास तक किस तरीके से करा दिया जाए तो 10th के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देगा, और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देगा तो ग्रेजुएशन में जाके एक सब्जेक्ट ले लेगा, आईएएस की तैयारी पूरी क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, सब कोई आईएएस नहीं बनेंगे, लेकिन देश के एक बहुत समझदार नागरिक तो बन जाएंगे। तो ये हमारा जरूरत है, ये हमारा नेशनल कॉज है, यही हमारा सोशल सर्विस है। ठीक है ना?